जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे, जो अवेयरनेस फैला रहे थे, वो किस लिए करेंगे? लोगों के हित के लिए काम करेंगे ना। तो वैसे भी ये देखो, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देख के पता लगता है। हिस्ट्री में तो आपको याद रखना चाहिए कि इतने शक्तिशाली, इतने दिव्य आदमी को हरा दिया गया था उस टाइम पे, और बोला था कि हमें तो अपना राजपाट वापस चाहिए। एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता। आज कितनी इजी है हमारे लिए चीजें ना। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लगे होंगे तैयारियों में, पढ़ रहे हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, एंड आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस इस वीडियो में, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी आती है। और इस वीडियो का पर्पस एक और भी है कि आपको आंसर राइटिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों। मैं बहुत सुनती हूँ कि हमें आंसर नहीं लिखने आ रहे हैं मैम, हमें पॉइंट्स नहीं फ्रेम करने आते हैं, हमें स्ट्रक्चर बता दो, टॉपिक तो याद कर। रट्टा नहीं मारना है, पहले तो लॉजिक से सारा पढ़ना है। एज आई ऑलवेज टेल यू कि एक पैटर्न ढूंढो, लॉजिक ढूंढो और फटाफट से स्टोरी लाइन को याद कर लो। अब दूसरा हमारा पड़ाव क्या आता है, कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा टॉपर में, कि हमें आंसर कैसे लिखना है। वो हमें दूसरों से अलग रखेगा कि कैसे हमारा आंसर इतने आंसर्स में से स्टैंड आउट करता है, कैसे चमकेगा हमारा आंसर। जैसे हम चमक रहे हैं, हमारा आंसर भी वैसे ही चमकना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सा ब्रेकअप हम समझेंगे, उसका ब्रेकअप, आंसर का ब्रेकअप, टॉपिक्स का ब्रेकअप, और किसी चीज का ब्रेकअप, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा ब्रेकअप, डिवीजन उस चीज का समझेंगे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे कैसे हमें टॉपिक्स को एड्रेस करना है। और जो टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं भी कवर किए होंगे, उन टॉपिक्स को भी हम समझेंगे कि कोई टॉपिक अगर आ जाता है तो उसको कैसे एड्रेस करके हमें पॉइंटर्स में या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। पहले तो पैराग्राफ्स अवॉइड ही करना लॉन्ग क्वेश्चंस में आप, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता, वो बहुत मैसी हो जाता है एग्जामिनर के लिए चेक करना। समझो ना, एग्जामिनर भी चाहेगा यार कॉपीज चेक हो रही है, फटाफट हो, देखिए सीधा सीधा पॉइंट पे आओ ना कि क्या बात लिखी है आपने। तो वो वाली अप्रोच हमें बहुत रखनी है, क्रिस्प और प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं हमें। और हम इस वीडियो में कोई भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बहुत इजी क्वेश्चन से थोड़ा मीडियम लेवल और फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करके और ऐसे ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले हम इस वीडियो में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और मैंने टॉपिक से क्वेश्चंस निकाले हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें, ठीक है। उससे, क्योंकि सबसे बेस्ट पैरामीटर, सबसे बेस्ट तरीका रिवाइज करने का या समझने का कैसा एग्जामिनर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो तो हम प्रीवियस ईयर से पता लगाएंगे ना। तो हम बस वही करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक मेरे साथ। चलो बच्चों, शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वर द थीम ऑफ द फ्रेडरिक सॉर्यू 1848 सीरीज ऑफ प्रिंट्स। तो जो ये हमारे सर हैं, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, सारे किसी भी फैक्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। यू कांट से कि मैम ने तो यही कराया था, इन्हें से क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता रही हूं कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किन नजरिए से देखना है, और जहां तक हो सकेगा हम सारे यहाँ रिवाइज ही कर लेंगे। तो ये 1848 में इन्होंने सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाए थे, 4 प्रिंट्स। हमारी पेंटिंग, जो फर्स्ट पेंटिंग है हमारे चैप्टर की, जो सबसे ऐसे डिफिकल्ट, ऐसे सोचते हैं बच्चे अरे ये क्या दे दिया है, नो। तो दैट वाज अबाउट व्हाट, the prints were about democratic and social republics. spread of colonial empires नहीं है उसमें, power of monarchs जैसा कुछ नहीं है। वो पूरी पेंटिंग है और नीचे फोरग्राउंड में क्या दिखाया हुआ है, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स के क्राउन्स पड़े हैं, उनके क्या सारे ताज गिरे हुए हैं, टूटे कुचले पड़े हैं। ये दिखाया है कि क्या, कैसे लोग इवॉल्व कर रहे हैं, कैसे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशंस। वो दे आर मार्चिंग पास्ट व्हाट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, और ऊपर एक हमारे डिवाइन फिगर है, और 2 नेशन सबसे आगे हैं। वो नेशंस कौन है ये कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे, क्योंकि ये पहले ही सैंपल पेपर में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये क्वेश्चन आपसे बच्चों। तो बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या है, क्या वो कौन से 2 कंट्रीज हैं जो सबसे आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताओगे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आप लोगों का। तो वो फिगर पूरा जो प्रिंट है
वो किसके लिए है? जो वहां पे तब रेवोल्यूशन रिवॉल्ट्स चल रहे थे, फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग द नेशंस डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि हमारे यहाँ मोनार्की खत्म हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, लोगों के पास कोई पावर हो। तो इट वॉज अबाउट डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। और जब आप ऐसे ऑप्शंस देखोगे ना, ये एक तरीका है स्टडी करने का। आप देखो हमारा चैप्टर किस बारे में, मोटा मोटा थीम क्या है उस चैप्टर का, और उसमें फिर हम देखते हैं कि यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन यूरोप, ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी। पेंटिंग जब किस लिए थी आर्ट उस टाइम पे? टू इंस्पायर पीपल। सेकेंड है स्प्रेड ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स। नो, ये क्यों होगा? इतना नेगेटिव थीम क्यों करेगा वो ड्रॉ? फिर ये पावर ऑफ मोनार्कीज, ये भी क्यों माइटी बताएगा? जो आर्टिस्ट हैं, जब जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे, जो अवेयरनेस फैला रहे थे, वो किस लिए करेंगे? लोगों के हित के लिए काम करेंगे ना। तो वैसे भी ये देखो, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देख के पता लगता है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनको बिल्कुल ही ना पढ़ा हो कुछ और लग रहा हो कि थीम वगैरह पता है, मोटे मोटे पॉइंट्स पता है, मेन मेन चीजें, तो दोज पीपल कैन फिगर इट आउट दिस वे, या फिर कोई अननोन सा क्वेश्चन आ जाए तो। दिस वाज द आंसर। नाउ वियना कांग्रेस वाज कन्वीन्ड इन 1815 फॉर व्हाट पर्पस? देखो जब हमें स्टोरी लाइन पता होगी तो क्या हुआ था 1815 में, व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड, ही वाज आउट ऑफ द पावर, लोगों ने कंट्रोल लिया था। क्या कहते हैं ये, किस लिए, क्या रिस्टोर करने के लिए उस टाइम पे ट्राई किया था नेशंस ने? मोनार्की फिर से आए, जो उसने किंग्स का, मोनार्क्स का रूल हटा दिया था, अपनी चीजें नेपोलियन लेके आया था, वेरियस मेजर्स, जो अलग अलग तरीके रिफॉर्म्स लाया था, नई नई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे सोसाइटी में। तो उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसने एक बार वही है ना पावर टेस्ट कर लियो, जिसने राजा बन चुका हो, जिसने राज किया हो लोगों पे, जिसने वो पावर टेस्ट की हो एक बार, वो आदमी नहीं रह सकता पावर के बिना। तो सब मोनार्की, सब लोग इकट्ठे हुए, कंजर्वेटिव्स, तो उन्होंने कहा कि हमें रिस्टोर करना है मोनार्की को, पहले जैसे रूल को, पहले जैसे ऑर्डर को, और बहुत सारे चेंजेस जो नेपोलियन लेके आए थे, वो नेपोलियन के चेंजेस उन्होंने हटा दिए। और फिर इससे क्या हुआ? वीना कांग्रेस 1815 में व्हाट हैपेंड? रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजीम इन यूरोप। देखो बिना पढ़े भी आंसर आपको पहले से ही पता होगा, ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है। कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, वॉर अगेंस्ट फ्रांस, प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। प्लस जब भी ये ईयर आएगा ना बच्चे, इससे आपको याद होना चाहिए मेरे बच्चों, वीना कांग्रेस आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। सबसे पहली चीज नेपोलियन, जो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं इस चैप्टर का और हिस्ट्री का, तो यूरोपियन हिस्ट्री में, तो आपको याद रखना चाहिए कि इतने शक्तिशाली, इतने दिव्य आदमी को हरा दिया गया था उस टाइम पे, और बोला था कि हमें तो अपना राजपाट वापस चाहिए। तो यही था आंसर इसमें। एंड यू हैव टू, अब देखो ये टॉपिक जब हम बात करें, पिछला भी जो टॉपिक था, जो ये पेंटिंग है, ये आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, इसमें से इंटरप्रिटेशन आ सकती है, इसमें आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो रीड दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है? उसमें सारे नेशंस मार्च पास कर रहे हैं, क्या क्या वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उससे किस चीज के लिए लोग लड़ रहे थे, अपनी फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए। नेक्स्ट इज वीना कांग्रेस कब हुई थी, क्यों हुई थी, क्या इवेंट था जिसके बाद ये हुई, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ, सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन? ज़ोल्वेरिन क्या था? देखो ज़ोल्वेरिन वाज सीक्रेट इटालियन सोसाइटी, सुना ऐसा? नहीं। ये देखो जो ऐसे फैक्ट बेस्ड चीजें होती है ना, इसका ये होता है कि या तो आपको ये पता होगी या नहीं पता होगी, या फिर आप दो ऐसी टर्म्स को कंफ्यूज कर जाओगे कि कोई सपोजिटली, यहाँ से एग्जांपल ले लो, कोई सीक्रेट इटालियन सोसाइटी इज वेरी पॉपुलर इन द चैप्टर, और एक हमारी कस्टम यूनियन इन जर्मनी है, ये चैप्टर में है। तो दो चीजों में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे प्रेशर के टाइम पे, जो एग्जाम में प्रेशर होगा। तो आपको रिवीजन से ये चीज हेल्प करेगी कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन इन जर्मनी। हुआ क्या था बच्चों उस टाइम पे, ट्रेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारी इंटरनल ड्यूटीज थी, टैक्सेस थे, तो लोग बहुत परेशान होते थे इस वजह से, और बहुत सारी यूनिट्स बटी हुई थी। और पूरा पर्पस क्या चल रहा था उस टाइम पे, कि लोगों को इकट्ठा लाना, टेरिटरीज को इकट्ठा लाना। तो इसमें क्या हुआ,
जो ज़ोल्वरिन थी, सॉरी, इसमें इसमें ड्यूटीज जो थी वो कम कर दी, उनका फिगर 2 ला दिया, 30 समथिंग ड्यूटीज से इट गॉट टू 2 ओनली, रिड्यूस टू 2। और उसमें और भी चीजें क्या हुई, वेरियस रिफॉर्म्स थे, और ये एक प्रीकर्सर बना जर्मन यूनिफिकेशन में भी, जो हमने ट्रेड बैरियर्स और ये सब कम कर दिए थे ना, तो इससे आगे जाके भी हमें बहुत मदद मिली एट द टाइम ऑफ व्हाट, जर्मन यूनिफिकेशन। तो ज़ोल्वरिन वाज अ कस्टम यूनियन इन जर्मनी, इट रिड्यूस्ड वेरियस इंपॉर्टेंट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू 2, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1830s अपराइजिंग्स इन यूरोप वर मेनली लेड बाय, अब 1830s का टाइम थोड़ा सा याद करते हैं हम, क्या था 1830s के टाइम पे, कैसे आइडियाज डिस्कस हो रहे थे, कैसी आइडियोलॉजी उस टाइम पे सोसाइटी में थी। टाइमलाइन और आइडियोलॉजीज को रिलेट करके आपको करना है ये पूरा चैप्टर, उसी से आपको याद होगा कि इस टाइम पे ऐसा सा माहौल था, फिर आगे जाके ऐसा माहौल हुआ, और फिर उससे आगे जाके कैसा माहौल हुआ। तो ये 3 चीजें ऐसा कैसा क्या है। फर्स्ट इज, स्टार्ट में हमें क्या था, एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर था, फिर लिबरल्स आए, फिर हम मूव किए नेशनलिज्म पे एंड देन इंपीरियलिज्म पे। ये मेन 4 आइडियोलॉजी हम इसमें डिस्कस करते हैं, कैसे क्या क्या हुआ, वो छोटे पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं चैप्टर में, प्रोग्रेस करते हैं जब। 1830s अपराइजिंग्स इन यूरोप वर मेनली लेड बाय हु, लिबरल नेशनलिस्ट्स। देखो जो 1830s की अपराइजिंग्स थी, उस टाइम पे लिबरल नेशनलिस्ट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी में, ना सिर्फ वो मूवमेंट लीड करने में, बट अदर देन दैट इन स्प्रेडिंग वेरी लिबरल आइडियाज इन द सोसाइटी। लिबरल किससे आया, लिबर वर्ड से, लिबर मीनिंग फ्रीडम। तो उन्होंने बहुत लोगों के दिमाग में डाला कि वी नीड फ्रीडम, वी नीड फ्रीडम ऑफ वेरियस काइंड्स। हमें नहीं चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हमें ऑपरेस कर रहे हैं, और हम इतना बड़ा नंबर ऑफ पीपल हो भी रहे हैं, हमें रियलाइज करना चाहिए हमारे राइट्स के बारे में। और दैट इज व्हाई दे वर स्प्रेडिंग लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज, जो आगे आगे जाके काम भी आए। टू हम देखेंगे इन व्हाट, इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स और मेजर नेशन स्टेट्स बनाने में, यूनिफिकेशंस में, ये आइडियाज फिर आगे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इनके बारे में भी, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, नॉट जस्ट इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, इसमें भी प्रॉपर क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पर बात आपको वही बतानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि लिबरल्स कौन थे, लिबरल नेशनलिस्ट फीलिंग्स कैसे स्प्रेड की, और क्या उनका रोल रहा आगे जाके फ्यूचर में, तो आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। Who is considered to be the father of Italian unification? इस बात को तो आंख बंद करके सबको आंसर लिख देना चाहिए हमारा यहाँ पे। There were various people who were responsible, कि हाँ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, बट हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर, हु इनिशिएटेड द आइडिया, ही वाज Giuseppe Mazzini. This is the exact pronunciation of this man. He played a very important role. इन्होंने सोसाइटी भी बनाई थी हमारी यंग इटली 1830s के टाइम पे, ठीक है। एंड he initiated the idea of unification of Italy in the minds of people, and he gathered people, he spread the ideas, then various other people joined, such as Garibaldi, Cavour, Emmanuel के हाथ में तो फाइनली दे ही दिया था राजपाट। तो he was the one who was responsible to initiate and to foster the movement, जिसने बिल्कुल क्रांति कर दी थी कि हमें ये काम करके ही दम लेना है। And read about the entire topic very clearly because various questions can be asked. बहुत important topic हो जाता है बच्चों हमारा exam point of view से, unification of Italy and Germany. So don't leave that. देखो कोई भी ये नहीं करेगा बुक पढ़ते हुए छोटी छोटी चीजें अंडरलाइन कर रहे हो आप, बकवास की चीजों पे लोग टाइम वेस्ट कर देता है, साइड वाले बॉक्सेस पे, इधर पे उधर पे, बीच में एल के कितने मीटर था किस रीजन में, या फिर कंट्रीज पे कि इस पे ये हुआ था, इस पे ये हुआ था, ऐसे गैदरिंग थी। नो, we have to remember the important points. वो anecdotes बीच में दे देते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए। मैं सीधा ये बोल दूं मैं बीमार थी कल, आज मैं पढ़ाने आ गई हूँ, क्या बीच में क्यों बोल रही हूँ, क्यों? I was worried for you guys. I wanted you to teach.
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करानी है आप लोगों को। मेरे को है कि मेरे बच्चों का कुछ छूटे ना। अब मैं सीधा ये बोलूं तो आपको समझ आएगी बात, आपको फीलिंग कन्वे होगी वैसे। तो ऐसे ही पूरी बुक में बहुत सारी चीजें आपको दी रहती हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। और एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि पहले आप क्वेश्चंस देखो, आप देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उससे फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करो, लाओ वहां से, और फिर जब आप चैप्टर पढ़ोगे वहीं आपके सामने ऐसे चीजें खट खट करके आती जाएंगे कि इन इन चीजों पे हमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो दैट इज ऑल्सो अनदर अप्रोच टू स्टडी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? क्या था इनमें से? आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट है, आई एम अ बिट अनवेल, इसलिए आवाज भी डिफरेंट लगेगी आप लोगों को, हल्की। फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ये तो हमारी बुक में भी है, सबसे पहली लाइन है व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। इसमें ही लोगों को बोला था पीपल इज इक्वल टू नेशन। दो आइडियाज थे, वो कौन से आइडियाज थे फटाफट बताओ? ला पैट्री, ले सिटियन, फादरलैंड एंड सिटीजन, कि लोगों से ही देश है, देश अपने आप में नहीं बन जाता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप सब लोग, उसमें समझोगे कि किस लिए हुई थी, क्या क्या चीजें थी जिसके थ्रू रेवोल्यूशन स्प्रेड हुई, क्या आइडियाज थे, क्या रिजल्ट था उसका। ठीक है, ऐसे ही पॉइंटर्स से आपको चीजें पढ़नी है। Given below are some facts related to Napoleonic Code. Read them carefully and choose the correct option. जो ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना बच्चों, इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूं मैं अभी। पहले मैंने देखा भी नहीं है क्या ये है, क्या नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई एक ऐसा प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी जो बिल्कुल ऑड होगी, या तो इन वाली स्टेटमेंट्स में, या फिर यहाँ पे देखो जैसे 1 1 1 दिया हुआ है, 4 4 4 दिया हुआ है, तो यहां से एक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करके ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी या तो तीनों में ट्रू है या फिर एक स्टेटमेंट जो फॉल्स है। मान लो अगर 4 हमें पता चल गया कि गलत है, अगर हम 4 सारी स्टेटमेंट से काट देंगे तो आंसर बिना पढ़े आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपोलियनिक कोड क्या था। नेपोलियनिक कोड में बहुत अच्छी चीजें थी जो आज भी फॉलो की जाती है। एंड नेपोलियनिक कोड वाज देयर टू फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, टू फ्री द ट्रेड, उसमें अच्छी चीजें आई थी। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी राइट सिक्योर किए। उसने बोला कि किसी के बाप दादा की कोई सरकार नहीं है, आपके दादाजी कोई चीफ मिनिस्टर रह चुके हो या आपके पापा कुछ भी MP MLA हो, चाचा विधायक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब हमारे लिए इक्वल है, सब कानून की नजर में सेम है। दिस वाज व्हाट नेपोलियनिक कोड वाज ऑल अबाउट, राइट? तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑड ऑप्शन है। सबसे ऑड ऑप्शन इसमें बच्चों आपको दिखेगा अबोलिशन, मतलब प्रिविलेजेस जो थे बर्थ के बेसिस पे, चाचा विधायक है हमारा, ये काम कर दो, ये नहीं चलेगा। तो ये था हमारे पे कि बर्थ के उस पे कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, सब इक्वल है कानून की नजरों में, हमारा अंधा नहीं है कानून। ठीक है, सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स वाज आल्सो देयर। ठीक है, कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे। अब पेजेंट्स पे अत्याचार क्यों करेगा जब एक कोड है जो सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, एक जस्ट फेयर सोसाइटी की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड की बात कर रहा है, ऑपरेशन की बात नहीं करी जा रही है इसमें, तो वाई वुड वी ये मनोरियल ड्यूज क्यों पेजेंट्स पे उस पे अप्लाई होंगे? तो दिस इज इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड इसमें है और इसमें है, 3 ऑप्शंस कट गए, दिस इज द आंसर। अगर हम जनरली भी वो ना करें तो हमें आंसर पता लग जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। और आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, किसको आप एलिमिनेट कर रहे हो और किसको आप रख रहे हो और कैसी बात की गई है। यहाँ पे एक वर्ड चेंज हुआ, नॉट सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स।
आपका पूरा, आप क्या होता है, आपने रट्टा लगाया होता है सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करते, यहाँ पे एक वर्ड नॉट ऐड हुआ और आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टू, कि कैसे आपको एड्रेस करना है इसको, ठीक है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was not the result of the Treaty of Vienna 1815? Treaty of Vienna 1815 में क्या नहीं था? अब हमने वीना की बात पहले भी की थी। अब क्या हुआ था, जब नेपोलियन गया और उन्होंने मोनार्कीज को रिस्टोर करना चाहा, कंजर्वेटिव्स ने, कि दोबारा से किंग और वो मोनार्कीज आए, उनको जो प्रिविलेजेस मिले थे वो मिले, तो उसमें कैसे कैसे उन्होंने चीजें की, तो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। अब इसमें देखो क्या है, हाँ, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, पढ़ लो ऑप्शंस आप लोग भी, I'll give you 5 seconds, you can read the options, या फिर I'll read out for you guys. The kingdom of the Netherlands was set up in north. Kingdom of Netherlands was set up to the north of what? France. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, एक्सपेंशन ना हो, रिस्टोर करना सारा ऑर्डर। ऑस्ट्रिया was given control of northern Italy, ये भी ट्रू है, these are facts. Prussia was given important new territories on its western frontiers. This is also true. Russia was given German Confederation of 39 states. Why? This is wrong. सीधा खटक जानी चाहिए आपको ये स्टेटमेंट। Austria was given German Confederation of 39 states. ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको वेरियस इसमें कैसे याद रखना है, टेरिटरीज, याद रखनी है आपको, किधर क्या क्या एक्सपेंशन में क्या क्या वो हुआ था, आइडियोलॉजी याद करनी है, आइडिया क्यों थी ये, क्या प्रॉब्लम थी उनको, और फिर इसका रिएक्शन भी, नॉट द ट्रीटी ओनली बट जो उनका आइडिया था कंजर्वेटिव्स का, फिर इस पे रिएक्शन किनका आया था, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा एनालाइज द। अब हम एमसीक्यूज हो गए खत्म, एमसीक्यूज में भी हमने वैरायटी देखी कि कैसे हमें नॉट को, देखो नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, नॉट वर्ड ध्यान देना है, ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस देखे हमने, आइडियाज वाले क्वेश्चंस देखे हमने, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि जनरल ईयर है और आपको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ, किस कैटेगरी ने क्या लीड किया, ये क्वेश्चंस हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमने एमसीक्यू भी देखा था नेपोलियनिक कोड पे। अब नेपोलियन क्या करना चाहता था, हमें उसकी आइडियोलॉजी अगर पता होगी, लॉजिक पता होगा, तो हमें आंसर चाहिए 2 मार्क्स में हो, 3 में हो, 5 में हो, कितने भी नंबर का आंसर हमें लिखने को आ जाए, हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। हमें प्रॉपर समझना होगा बस लैंग्वेज कैसी यूज करनी है और हमें कैसे पॉइंट्स बनाने और कंक्लूजन कैसे देना नीचे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट। अब हम देख लेते हैं किन किन चीजों पे उसने काम किया था। सबसे पहले तो यूनिफिकेशन उसका पर्पस था, कि एक यूनिफिकेशन हो, किसमें, ट्रेड प्रैक्टिसेस में, लॉ एंड ऑर्डर में, सब एक जैसे हैं, और फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम फ्यूडल ऑपरेशन, कि कोई भी इन लोगों को तंग नहीं करेगा, पैसा नहीं लूटेगा इनसे, अननेसेसरी ड्यूटीज, फीस, टैक्सेस नहीं लेंगे, सब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की थी कि सब एक समान है, अभी हमने पढ़ा। यूनिफाई किया ट्रेड प्रैक्टिसेस को, तो एक यूनिफिकेशन ऑफ फ्रांस चाहता था नेपोलियन, मॉडर्न फ्रांस बनाना चाहता था, फ्रांस को ऐसा एक आइडियल इमेज वो प्रेजेंट करना चाहता था। तो इसलिए ही सॉर्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल, फॉर फ्रेंच सिटीजन्स। तो उसने क्या किया,
पेजेंट्स के लिए सबसे ज्यादा काम किया, मनोरियल ड्यूज उनके माफ करा दिए, फ्यूडल सिस्टम का ऑपरेशन खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर का वो हाँ, और हमारा क्या आया, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो, कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हूं ना, वो फील्ड्स थी पूरी नेपोलियन में। तो अब इसी को हमें आंसर की फॉर्म में लिखना है। क्रिएटेड वन क्लियर एंड कंसिस्टेंट लीगल सिस्टम फॉर ऑल पीपल, ठीक है, प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द राइट्स ऑफ दोज हु ओन्ड इट, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन थी, मेड द एडमिनिस्ट्रेशन सिंपलर एंड हेल्प इंप्रूव हाउ थिंग्स वर रन। अब देखो लॉ एंड ऑर्डर हर जगह अलग अलग होगा ना, तो सबके मन में कंफ्यूजन होगी कि किसकी जगह क्या फॉलो करना है, कहाँ क्या होगा। एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, आज कितनी इजी है हमारे लिए चीजें ना, तो आप समझिए उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट होगा नेपोलियन के लिए कि यार हर जगह ये तो बिल्कुल कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है यार, मैं सबको एक सिस्टम में, स्ट्रक्चर में लेके आता हूँ, मैं सीधा करूंगा सबको। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा था उसको भी प्रॉपर वो किया कि यहाँ पे भी सब चीजें अच्छे से हों, सिंपलर हों और एक जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हो हर जगह, तो वो इसने ठीक किया। सेटअप अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक द सिस्टम वर्क बेटर। एज वी टॉक्ड अबाउट यूनिफिकेशन इसका गोल था ही, ठीक है, तो उसी के टूवर्ड्स ये सारी प्रैक्टिसेस एम करवाता था कि फ्रांस एक यूनिफॉर्मिटी हो इसमें, ठीक है, और मॉडर्न इमेज एक फ्रांस की, क्योंकि उस टाइम पे सोचो आप, एट दैट टाइम मतलब ये सारी प्रैक्टिसेस सोचना और लेके आना, हाउ मॉडर्न मस्ट बी हिज अप्रोच, वो कितना मॉडर्न, अहेड ऑफ हिज टाइम्स, कितना आगे रहा होगा अपने टाइम से कि वो ये सब सोच पा रहा था। एंड इट सर्व्ड एज अ मॉडल। आज भी ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं बच्चों यूरोप में और कंट्रीज में। तो उसका ये था कि ये मॉडल सेट कर दिया था उसने बाकी कंट्रीज इन यूरोप टू रिफॉर्म देयर लॉज, सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ इससे हटके, कि एक कमी जो थी नेपोलियन में वो ये थी कि ये बहुत स्टीरियोटाइप्स बहुत थे इसके अंदर, मतलब ये पेट्रियार्की को सपोर्ट करता था, विमेन राइट्स को इतना सपोर्ट नहीं करता था। ही यूज्ड टू कंसिडर मेन एज सुपीरियर एंड ही यूज्ड टू प्ले अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। यही सोच थी, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट था। अदरवाइज ही डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। द नेपोलियनिक कोड एंडेड फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड मेड एवरीवन इक्वल अंडर द लॉ। सब इक्वल हो आप, आपको किसी को मेरे अच्छा राजा वही होता है जो अपने अंडर, अच्छा लीडर या कोई भी हेड वही होगा जो अपने अंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे। When you all are under me, under my supervision, आप सब एक जैसे हो मेरे लिए, जैसे मेरे लिए आप सब बच्चे एक जैसे हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सब स्पेशल हो, ऐसे ही बिल्कुल नेपोलियन के लिए सब एक जैसे थे। उसने इंश्योर किया कि सबको समझ आए। ऐसे ही जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि यार मेरे जो थोड़े से वीक बच्चे चल रहे हैं सोशल साइंस में, उनका भी हाथ पकड़ के लेके आगे जाऊं, और जो टॉपर्स है उनको और मतलब क्लैरिटी आए, डिफिकल्ट वो एड्रेस कर सके। देखो बच्चों, अपने कैलिबर के हिसाब से पढ़ो आप सब, मैं आप सब के लिए यहाँ पे हूँ। आई विल ऑल्सो इंश्योर इक्वालिटी फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो सिर्फ इसी के हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे, इसी के डाउट्स एड्रेस करूंगी। किसी को छोटा सा भी माइनर भी डाउट है, मैं बिल्कुल आपको कोई जजमेंट नहीं दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई भी डाउट है दिल खोल के आप पूछो मेरे से, क्या पूछना है। नेक्स्ट इज, अब देखो ये बोनस पॉइंट है उन बच्चों के लिए, उन प्यारे प्यारे मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने मेरी सैंपल पेपर वाली वीडियो देखी है, क्योंकि हम उसमें बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। सिल्क रूट का ये क्वेश्चन है कि कैसे सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल रहा है, किसमें, वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताना है। देखो सिल्क रूट ने जनरली वहां पे भी यही बात हुई थी। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको नहीं मिलेगा, पॉइंटर्स भी नहीं मिलेंगे, जिसको चाहिए वो वहां जाके वीडियो देखिए, उसको पता चलेगा। और उस वीडियो से आपको बहुत चीजें बच्चों क्लियर होंगी, मतलब मैं बता रही हूँ आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि कैसे पढ़ना है सोशल साइंस को। आपको बड़ा मजा आएगा वो वीडियो देख के, तो वो वीडियो खासकर आप देखना सब,
ठीक है। तो अब सिल्क रूट या कोई भी रूट जनरली होता है, वो किस लिए होता है? हम उसको यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए। जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो उनकी आइडियोलॉजीज भी ट्रैवल करेंगी। जब लोग ट्रैवल करेंगे तो हम अपने जगह कल्चर की, जैसे अभी भी मतलब आप सोचो कोई आएगा पंजाब से, कोई मिलेगा तमिलनाडु से, तो वो अपने कल्चर प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसे ही सिल्क रूट में था, उस टाइम पे जब सिल्क रूट था तो वो कैसे कल्चर और ट्रेड को हेल्प किया। तो आदान प्रदान करते होंगे चीजों का, लोग आते जाते होंगे तो देते होंगे, हमारे यहाँ ये चीज अच्छी है जी आपके यहाँ ले आए, आपके यहाँ जो चीज अच्छी है सस्ती है वो यहाँ ले आओ। यही तो आज भी चल रहा है ना, ऐसे ही ट्रेड चल रहा है, जहां जिसकी जो चीज अच्छी है वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो जाती है, पूरी कंट्री में सप्लाई हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छे से उन्होंने आदान प्रदान किया आइडियोलॉजीज का, कल्चर का, ट्रेड का। इसके ही हमें एग्जांपल्स देने हैं। जो प्रेशियस मेटल्स थे यूरोप से, वो हमारे यहाँ आते थे एशियन कंट्रीज में। हमारे यहाँ के मसाले, स्पाइसेस बहुत अच्छी थी, वो जाती थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। फिर बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, वो आइडियोलॉजीज लेके आए, बहुत सारी ट्रैवल की सिल्क रूट के थ्रू। हम रिलीजन गया, बुद्धिज्म का पार्ट बने लोग। व्हेन पीपल ट्रैवल, देखा है ना इस्कॉन मूवमेंट में कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं, मतलब आप देखते हो राधे राधे और ये सब बोलना, गीता बांट रहे होते हैं रोडों पे लोग। तो यही होता है ना, जब एक वो रूट था, चैनल था, वहां से लोग आए, वहां से उनकी आइडियोलॉजीज हमें पता लगी, यहाँ से बुद्धिज्म ट्रैवल किया वहां पे, ठीक है। ये सब चीजें जो सिल्क रूट के थ्रू हुई। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं, और ये कितने ही नंबर का क्वेश्चन हो, सिर्फ 2 नहीं 5 एग्जाम्पल भी हम इसमें लिख सकते हैं बना के पॉइंट्स उनको, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड वॉच द इंटायर वीडियो for more such questions and to see the approach. Next is, explain how did the ideology of liberalism affect the Europe in early 19th century. Liberal मतलब क्या? Liber, which is freedom. Freedom from what? Freedom from oppression, freedom to speech, freedom to think, freedom to get together, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोगों को कई तरह की फ्रीडम्स नहीं थी। किसी के पास अपना लैंड नहीं था, किसी के पास ट्रेड में एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, कोई लिमिटेड लोग थे जो अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि बस हम ही ये स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे। तो उस टाइम पे एक पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी आई, जिसने ये मूवमेंट स्प्रेड की, लिबरलिज्म की, ये आइडियोलॉजी दी। जो इजम्स है सारी, वो आइडियोलॉजी होती है। ISM, जिसके भी पीछे होगा नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, लिबरलिज्म, दीज आर ऑल आइडियोलॉजीज, एक विचारधारा है। उन्होंने बोला कि यार हम भी तो इंसान हैं, हमें भी आजादी का हक है, हमें भी चाहिए आजादी, विचारों की आजादी, घूमने की, फिरने की, ये काम करने की, वो काम। तो लिबरलिज्म ने कैसे यूरोप को अफेक्ट किया? उस टाइम पे क्या था, ऑपरेशन था बहुत, नेशन स्टेट्स थे नहीं। तो लोगों को बोला कि यार तुम्हारे पास भी तो हक होना चाहिए, कि इतने सारे हिस्सों में तुम बटे हुए हो, तुम्हारे ऊपर लोग ऑपरेस कर करके जा रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं तुम्हें, राजा अनफेयर चीजें कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने अधिकारों का नहीं पता है। तो ये कैटेगरी ऑफ लोगों ने जिम्मा उठाया कि चलो हम अवेयरनेस फैलाते हैं लिबरलिज्म के थ्रू, लिबरल आइडियोलॉजी देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको भी जीने का अधिकार है, आपके भी फला 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 राइट्स हैं, तो उनके लिए आप लड़ो। यही उन्होंने किया था 19th सेंचुरी में, और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा लोगों की सोच पे, और जिससे आगे चल के बहुत सारी रेवोल्यूशंस में भी इस विचारधारा ने हेल्प की थी, वो हम देखेंगे। लिबरलिज्म एनकरेज्ड इंडिविजुअल राइट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम्स एंड नेशनल यूनिटी। बोला कि हम सब एक हैं, अपने हक के लिए तुम तब लड़ोगे ना जब एकजुट हो जाओगे। आदमी इंसान को इंसान समझेगा, एक दूसरे को, ये नहीं कि आपस में तो भेदभाव चल रहा है, फूट चल रही है, कैसे लड़ोगे? अगर इंडियंस एकजुट ना होते तो कैसे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते इंडिया से, अगर आपस में ही लड़ रहे होते। और देखो आपस में हुई लड़ाई का अंग्रेजों ने बकायदा फायदा उठाया, एंड इट लेड टू द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। सो हमेशा रिमेंबर दिस, दैट व्हेन पीपल विल बी टुगेदर, व्हेन दे वुड यूनाइट, फिर ही स्ट्रगल होगा, फिर ही रेवोल्यूशन होगी। और उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र
हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, और इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, ये भी आप याद रखना। हमारे इंडिविजुअल राइट्स भी हैं कि एज एन इंडिविजुअल एक इकलौता मेरा क्या राइट होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली क्या थी लिबरलिज्म, इकोनॉमिकली क्या थी, सोशली क्या थी, इन तीन कैटेगरीज में बांट के हमें पढ़ना है। लिबरलिज्म सपोर्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोनार्कीज को अपोज किया एंड कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। एक राजा है, अपने ही हिसाब से रूल्स बना रहा है, शासन चला रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, नो, वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड दिस, हम अपना नेता खुद चुनेंगे। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिस्ट। दे फॉट फॉर इट एंड they got this one. After the Napoleonic Wars, liberals demanded nation states with written constitutions. एक written में constitution हमारे पास होना चाहिए, ये डिमांड हुई कि उसमें रूल्स हो, कैसे कंट्री हमारी चलेगी, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमें बताओ यहाँ पे। एंड पार्लियामेंट होना चाहिए हमारे पास, इलेक्टेड बॉडी हो, जो आज चल रही है चीजें हमारे पास, सिटीजन्स के राइट्स होने चाहिए कुछ, ये तो उन्होंने किया पॉलिटिकली बात। फिर उन्होंने किया इकोनॉमिकली बात स्टार्ट। लिबरल्स प्रमोटेड फ्री मार्केट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि फ्री मार्केट होगी तभी तो ट्रेड होगा, तभी और लोग ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस की भाई हम व्यापार करने की भी सोचे तो ये ड्यूटी, ये टैक्स, ये वो, ये सब हटाओ। On goods and capital. In German regions, they supported the end of custom duties, as we talked about it in earlier questions also, and created the Zollverein 1834 for economic unity. जब इकोनॉमिकल लेवल पे हम ट्रेड करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो फिर हम आगे पॉलिटिकल लेवल पे भी सोचने लगेंगे। सोशली क्या था? लिबरलिज्म इंस्पायर्ड द मिडिल क्लास, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एजुकेटेड एलिट्स टू लीड मूवमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। इन्होंने क्या सोसाइटी के दिमाग में भी ये बात भरी कि जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं, जो मिडिल क्लास आई, कि भाई अपने हक के लिए लड़ो, कॉन्स्टिट्यूशंस में रिफॉर्म्स, चेंज आने चाहिए हमारी सोसाइटी का जो आज की डिमांड्स है उसके हिसाब से, और नेशनल यूनिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ नेशन स्टेट। देखो आगे फ्यूचर रेवोल्यूशंस और जो यूनिफिकेशन थी उसमें दिस आइडियोलॉजी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि हाउ लिबरलिज्म सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर रेवोल्यूशंस एंड यूनिफिकेशन। इनको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करो, तो ये भी आपको आना चाहिए, हाउ टू पुट इट, उसमें नाम डाल के, और ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे। Next is explain Frederick Soryu's dream in context of democratic and social republics in France during 1948. It talks about the first painting of your chapter, जिसकी explanation बहुत important है। ये previous year question भी है, बहुत बार पूछा पूछा गया है, जा सकता भी है आगे भी, और इससे MCQ भी बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको टॉपिक्स आप प्रिपेयर करने हैं, फैक्ट्स थोड़े बहुत याद करने हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। तो हम देखते हैं क्या था। प्रिंट शोज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ पीपल, हमने अभी डिस्कस भी किया था, लोग मार्च पास्ट कर रहे थे किसके? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के। एंड दीज पीपल represented different nations marching towards the statue of liberty, which represents the ideals of French Revolution. लिबर्टी ट्रिनिटी थी, तीन चीजें थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिनिटी ऑफ व्हाट? थ्री, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसमें ये था। लीडिंग द प्रोसेशन इज फ्रांस, सिंबलाइजिंग इट्स लीडरशिप इन द 1848। फ्रांस ने बहुत इंस्पायर भी किया था बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज को। स्टेटमेंट भी है, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, ये लीडरशिप दिखाई गई है इस पेंटिंग में। विच ओवरथ्रू द मोनार्की एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट वाज इलेक्टेड, ये मतलब होता है रिपब्लिक का। तो इसने राजा का शासन उखाड़ फेंका, शासन, और फिर आए कौन? हमारे इलेक्टेड हेड था उसका, फ्रांस का। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होल्ड्स अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लोगों को
दिमाग प्रेरित करने के लिए, उनके दिमाग में उजाला आए, नेशंस को ये समझ आए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव द राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स था दूसरे में हाथ में, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कितनी इंपॉर्टेंट है, आज भी सोचो बच्चों, फ्रीडम ना हो, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स हमारे गारंटी ना किए हो, तो हम क्या करेंगे? सोचो, आपको कहीं 4 लोगों को इकट्ठे होना, बात करनी है, कोई बोले नहीं खड़े हो सकते हो, हाउ रॉन्ग इट वुड बी। कोई बोले आप नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाह रहे हो, तो नहीं सोच सकते हो जिन लाइंस पे आप सोचना चाह रहे हो, तो इमेजिन कैसा रहना डिफिकल्ट हो जाएगा सोसाइटी में। ब्रोकन चेन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड सिग्निफाइंग फ्रीडम फ्रॉम टायरनी एंड ऑपरेशन। देखो आगे उस पेंटिंग में आगे पड़े होते हैं वो ताज टूटे कुचले दबे की, हम उन चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों से, उस ऑपरेशन से। बिहाइंड फ्रांस फॉलो द पीपल ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एंड अदर नेशंस, जो अभी भी वो सीख कर रहे थे आइडियाज जो फ्रांस में आ चुके थे, फ्रीडम जो सीख कर रहे थे, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म अक्रॉस यूरोप। और देखो तरबूजे को खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है बोलते हैं ना, तो जब फ्रांस को इंडिपेंडेंस मिली, ये सॉरी फ्रीडम मिली और उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिला, नेशन स्टेट बना, तो बाकी नेशंस को भी लगा कि हमें भी अब नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं, हमें एलिजेंस देनी है एक एम्परर को, नहीं हमें झुकना है, हम नहीं झुकेंगे, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। सारी बात ही यही है, बस इसमें एग्जाम्पल्स अलग हैं और तौर तरीके उनके अलग हैं। तो ठीक है, बिहाइंड फ्रांस ये लोग थे इन नेशन स्टेट्स ने जिन्होंने स्ट्रगल किया। दिस प्रिंट रिफ्लेक्ट्स सोरोज आइडिया ऑफ वर्ल्ड वेयर नेशंस आर फ्री, इक्वल एंड यूनाइटेड। फ्री हो आप, सब इक्वल हो और एक साथ हो, ठीक है, अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स इन फ्रांस इन 1848। दिस वाज द क्वेश्चन। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। आई होप रिवीजन भी आपकी हो गई है पूरी। आई डोंट थिंक सो आई कैन रिपीट मोर देन दिस कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप ड्यूरिंग 1830s। क्या क्या प्रॉब्लम थी, सोच के देखो, अभी हमने डिस्कस किया यूरोप में 1830s में व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग। इसकी कैटेगरीज आप एक बार मन में बनाओ, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या था उस टाइम पे, हेल्थ पहले कॉम्प्रोमाइज होती है, डिजीजेस बहुत थी, ठीक है, फूड की प्रॉब्लम हो सकती है सोसाइटी में उस टाइम पे, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेसिस पे हमें बाकी सारा क्वेश्चन फ्रेम करना है। देखो 1830 में पीपल इन यूरोप फेस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ओवर क्राउडिंग हुई, स्पेशली इन सिटीज। क्योंकि क्या हो रहा था, जब सिटीज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द टाउन्स एस्टैब्लिश हो रहे थे। अब देखो, जब अब हम आज किसी सिटी में मूव करते हैं तो वहां पे एक सेट सिस्टम होता है, सारा हमारे पास फैसिलिटीज होती है। यही जब एक्सपैंड हो रही होती है वही सिटी, तो जो न्यू एरियाज होते हैं या फिर या ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, वहां पे खाने को जगह, खाना नहीं होगा, रहने को जगह नहीं होगी, तो ये सारे इश्यूज बच्चे आते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो यही प्रॉब्लम वहां पे हो रही थी। फिर बहुत बुरी हार्वेस्ट है, अगर खेती अच्छे से नहीं हुई, फूड शॉर्टेज होगी, स्टीप राइज इन ब्रेड प्राइसेस रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड हंगर। इसीलिए बहुत सारी पेंटिंग्स आप देखोगे आपकी बुक में, एनसीईआरटी में होगी, ऐसे खाना फेंका जा रहा है, ब्रेड के पीसेस और लोग कैच कर रहे हैं उसको। यू वुड सी दीज मैनी दिस टाइप ऑफ पेंटिंग्स एट नंबर ऑफ प्लेसेस इन योर बुक्स, ठीक है। एक पोटैटो पे बहुत डिपेंडेंसी थी लोगों की, तो वी हैव रेड अबाउट हम्बल पोटैटो, इंट्रोड्यूस किया गया टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। तो पेजेंट्स बहुत ऑप्रेस्ड थे उस टाइम पे। पेजेंट्स इन पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक ऑस्ट्रियन एम्पायर स्टिल फेस द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस वर्सनिंग देयर कंडीशन। एक तो पहले ही आप गरीब हो, फिर आपके ऊपर और कर्ज की जिम्मेदारी आ जाए कि कर्ज देना है, तो वो ऑपरेशन हुआ। आर्टिजन्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स सफर ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जब इंडस्ट्रीज आएंगी, नो डाउट ग्रेजुअली इट माइट एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल, बट उस टाइम पे एग्जिस्टिंग जब चेंज हो रहा होता है, ट्रांजिशन हो रही होती है, वो जो पीरियड होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक सोसाइटी में। तो इसलिए जो आर्टिजन्स थे, छोटे कलाकार,
बनाने वाले चीजें, जो छोटे लेवल पे जिनका काम था, उनको बहुत कंपटीशन आया, वो और गरीब हो गए बेचारे इंडस्ट्रीज के आने से। तो यही हमारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं जो यूरोप में फेस की लोगों ने 1830s में। इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की हमने बात की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। अब मैंने एक आपको करवा दिया क्वेश्चन, दूसरा आपको खुद प्रिपेयर करना है ऐसे ही। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हु वाज द फादर फॉर, हमने डिस्कस किया था, हु इज सेड टू बी द फादर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इस प्रोसेस के कौन थे? कमेंट करो नाम अभी की अभी। यही है एक्टिव रिकॉल, इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है हमने इसी क्लास में। तो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन। Italy was unified in 1870 through a combination of military action, diplomacy, and the efforts of nationalists like Mazzini, Cavour, and Garibaldi. It transformed from a fragmented group of states into a single nation. यही प्रोसेस है, इसमें पहले ब्रीफ में इंट्रो में हमने बता दिया, ये हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इन सेवरल स्टेट्स विद ऑस्ट्रिया कंट्रोलिंग द नॉर्थ। इसमें डिवीजन हमने बताया है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स कैसे सिंगल नेशन में कन्वर्ट हुआ। Giuseppe Mazzini promoted nationalism and founded Young Italy, inspiring unity. देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही ये दिमाग में आइडिया डाला लोगों के कि हमें यूनिफिकेशन की जरूरत है, वी नीड टू यूनिफाई इटली। ठीक है, तो ही लेड द मूवमेंट यंग इटली, इंस्पायरिंग यूनिटी, कि हमें चाहिए यूनिफिकेशन। तो दैट इज व्हाई इज कंसिडर्ड टू बी द फादर। Count Caviar, Prime Minister of Sardinia Piedmont, led the diplomatic and military efforts. He allied with France and defeated Austria to gain Lombardy in 1859. जब फ्रांस के साथ उन्होंने अलाय किया and he defeated Austria, तो उन्होंने लोम्बार्डी गेन किया इसमें 1859 में। He is also very important figure. He is also very important figure. And now Giuseppe Garibaldi led the Red Shirts to capture Sicily and Naples in 1860 and handed them to Victor Emmanuel. ये जगह जीतते रहे कि कभी फोर्स बल के थ्रू, कभी डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू, कुछ नेगोशिएशंस करके, and then they unified Italy into one. In 1861, Victor Emmanuel II, by the way, Italy and Sicily and Amalfi Coast are literally my most favorite places in the world. So Italy is very, when I read about it, मैं बहुत ज्यादा excited हो जाती हूँ। तो just a very personal piece of information। 18 बहुत सुंदर है, आप सब लोग गूगल करना ये दोनों जगह। In 1861, Victor Emmanuel II was declared King of United Italy। ठीक है, Venetia was added in 1866 and Rome in 1870, completing unification. Rome was not built in a day, ये कहावत भी है। तो रोम जब 1870 में ऐड हुआ तो इट कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन। ये पूरा हमें रोल बताना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का, टेरिटरीज बतानी है, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ आ रहा होगा। नीचे कमेंट करते जाओ इस वीडियो के, जो समझ नहीं आ रही है चीज, आई विल टेक दोस टॉपिक्स और मैं समझाऊंगी फिर आपको। ऐसे ही हमें रिवीजन करनी है बच्चों, टॉपिक्स के थ्रू। देखो कितना मुश्किल था, अब आप वो पूरा टेक्स्ट जब पढ़ते हो ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां पे कभी कुछ दिया हुआ है, बीच में कभी कुछ दिया हुआ, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज, छोटी छोटी जगहें जो इररेलेवेंट भी है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको उन बारीकियों को इग्नोर करना है, किन बारीक चीजों पे ध्यान देना है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज ये चीजें देखती जानी है और इसी से आपको याद करना है और आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा काम दे रही हूं ना मैं आप लोगों को। तो ध्यान से पढ़ो और ऐसे ही हम ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखो, हाउ रोमांटिसिज्म इन्वोक्ड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ यूरोप। अब हम बात कर लेते हैं रोमांटिसिज्म है क्या। देखो उस टाइम पे
यूरोप के लोगों को, मतलब ये सिर्फ यूरोप से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो आगे भी आप लोग देखोगे, मैं रिलेट करवाऊंगी आपको कि कैसे हिस्ट्री सेम पैटर्न में मूव करती है। देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना था तो हमें भी बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए, हमें भी भारत माता की पेंटिंग हमारे यहाँ भी ड्रॉ करी गई, हमें भी बताया गया कि भाई हमें केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब के लिए, साइंस के लिए वेस्टर्न लोगों की जरूरत नहीं है। We already have a very long history, very good examples of ग्रेट पीपल जिन्होंने इतना महान काम किए हुए हैं, चाहे वो साइंस की, विज्ञान की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो। तो हमें बताया गया, प्राउड फील कराया गया कि ये हम कोई इंफीरियर नहीं है इन लोगों से। ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री थी, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ये हुआ, पेंटिंग्स के थ्रू हुआ, फ्लैग्स के थ्रू हुआ, नेशन के अंदर, मतलब हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे, वो फीलिंग एक लाई गई हमारे अंदर, है ना। प्राउड, अपने पास्ट से प्राउड जब हो गया, अपनी रूट्स से प्राउड जब हो गया आप, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इस एरिया से हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, यार मेरा तो एक्सेंट ऐसा है, मैं तो ऐसे नहीं पहन ओढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कर पाता हूँ। नो, वी ऑल आर ग्रेट। हम जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस भी रीजन से आते हैं, टेक वेरी प्राउड इन योर पास्ट, वेरी प्राउड ऑफ योर रूट्स, बी वेरी प्राउड ऑफ योर कल्चर। ठीक है, पंजाबी हो, बिहार से हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी को कोई डिस्क्रिमिनेट कर सके। सब स्पेशल हो आप लोग, सबका बहुत अच्छा पास्ट और हिस्ट्री रही है, जस्ट डू रीड अबाउट इट। तो हुआ क्या, देखो प्रेजेंट में भी कितना प्राउड लेने की जरूरत है। एज एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। बट हुआ कैसे, हम देखो जब मैच में देखते हैं वंदे मातरम बजता है, या बोलते हैं कि नारे लगाने लगते हैं हम, या फ्लैग देखते हैं तो कितना प्राउड हो जाते हैं, नेशनल एंथम पे अलग फीलिंग, खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। तो यही था यूरोप में भी उस टाइम पे, लोगों को एकजुट होने की जरूरत थी। तो दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट केम, रोमांटिसिज्म, अपने पास्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए, हम कैसे उसमें प्राउड फील करें, उसको जाने, ताकि हम एकजुट हों, हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए अपने मदरलैंड, फादरलैंड से। हमें लगे कि यार हम जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से, हम इस मिट्टी में खून है हमारे, फ्रीडम फाइटर्स का, इसका उसका, ये बोलते हैं ना बातें। तो दिस वाज रोमांटिसिज्म। कितनी मुश्किल है ये बात समझनी, दिस वाज रोमांटिसिज्म। और यूरोप में इससे कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स आई, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम प्राउड होंगे इन इन चीजों को लेके, सो हाउ good we will feel about our country, how attached we would feel to our roots. तो that is how the nationalist feelings came in Europe. पढ़ भी लेते हैं हम, देखो, folk culture as the spirit of the nation. Romantics believed that the true spirit of the nation could be found in its folk traditions, folk songs, dances, poetry and legends. अभी भी हम सुनते हैं, अब तो बहुत आर्ट को रिवाइव करने की बात करने लगे हैं ना लोग, कि गाने, वो सारी पोएट्रीज वापस से वो करते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा आने लग गया है। सिंस आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो आई नो दिस दैट पीपल आर गोइंग बैक टू द रूट्स, वो फिर गाने रिवाइव कर रहे हैं, भजन्स और ये सब। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस है ना, वो देयर इज डेथ ऑफ कल्चर अभी भी सोसाइटी में, क्योंकि हम जो प्रेजेंट जनरेशन है, आप लोग हो, जो न्यू जनरेशन है, उसको पता ही नहीं है, दे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन लैंग्वेज, तो फिर खत्म ही होंगी ना ये सब चीजें। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि देखो ट्रू स्पिरिट नेशन का इन चीजों में ढूंढा जा सकता है। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड ट्रेडिशनल जर्मन फोक टेल्स टू प्रमोट जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। ये हमारे साथ भी हुआ था, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारे अंदर भी ऐसी फीलिंग्स वो करने के लिए हमारे लोगों में पिछली फोक टेल्स लेके आए थे, हिस्ट्री दोबारा से वो किया था। लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ नेशनल, language as a national symbol, language played crucial role in developing nationalist feelings. देखो, in Poland after the Russian occupation, the use of Polish language in schools and churches became a symbol of resistance. हिंदी है हम, मतलब हिंदी बोलते थे लोग, ठीक है,
तो उस पे अंग्रेजों का वो करते थे अंग्रेजों से कि नो, हम नहीं मतलब इंग्लिश में सुपीरियोरिटी फील करेंगे, संस्कृत एज अ लैंग्वेज, उर्दू की चीजें, ये सब हम उस टाइम पे करते थे ना ऑपरेशन से लड़ने के लिए, रेजिस्टेंस दिखाने के लिए कि नहीं। इसमें भी ऐसे ही पोलैंड में भी यही हुआ, रशियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट पॉलिश लैंग्वेज वो यूज करते थे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एज अ टूल था। फोक कल्चर स्पिरिट कैसे गाने डांस पोएट्री से हुआ। फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशनल हिस्ट्री एंड लैंडस्केप। रोमांटिसिज्म एनकरेज प्राइड इन नेशनल हिस्ट्री कल्चर एंड द लैंडस्केप ऑफ द होमलैंड। अब रोमांटिसिज्म से यही हुआ कि नेशनल हिस्ट्री में कल्चर में हम प्राउड लेंगे, हम अपनी मिट्टी अपनी माँ समझेंगे, है ना, वो फीलिंग है, सेम वही बात है यहाँ पे। आर्टिस्ट डिपिक्टेड द कंट्री साइड एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एट सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। देखो इन्होंने क्या किया, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अभी भी लाल किला को हम देखेंगे तो क्या याद आएगा, ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने वैसे डिपिक्ट किए कि जिससे वो नेशनलिस्ट फीलिंग उभर के आए लोगों के अंदर, इमोशनल कनेक्शन नेशन के लिए। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, इमोशनल कनेक्शन टू द नेशन बाय अपीलिंग टू इमोशंस एंड इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म हेल्प पीपल फॉर्म अ सेंटिमेंट टुवर्ड्स देयर नेशन विच इज टाइमलेस। मतलब इसमें ये बहुत वैसी फीलिंग लेके आए, इमोशंस लोगों को, क्योंकि जब भी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे एक फीलिंग इन्वॉल्व होगी। देखो जब ये इमोशंस ही तो थे, ये फीलिंग्स ही तो थी अपनी कंट्री के लिए, दैट भगत सिंह हैप्पीली सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। आजादी के लिए, अपने देश के लिए भगत सिंह ने अपनी जान गंवा दी। तो ये इमोशंस ही तो हैं कि इतने लाखों लोग रोडों पे उतर आते थे कि हमें लड़ना है, हमें आजादी चाहिए, डंडे गोली सब खाया है लोगों ने अंग्रेजों से। क्यों? बिकॉज ऑफ इमोशंस, फॉर नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी। ऐसे ही यूरोप में उस टाइम पे थी। तो दैट इज हाउ रोमांटिसाइज जब किया हर चीज को ऐसे, तो वो इमोशंस आए और फिर nationalist feelings आई। These were the methods of it. That is how you can write an answer. अब सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं है बच्चों, अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। आप जाते जाते इस वीडियो में, जाते जाते इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है आपको, आपको सारी हेडिंग्स पहले देखनी है। अब आप सॉर्ट करोगे कि पेंटिंग आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एरिस्टोक्रेसी, लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिव्स का क्या रोल था, सब आया। कैटेगरी वाइज पढ़ ली कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी आया, फिर रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, एम्पीरियलिज्म का आइडिया आया और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें भी आगे अंदर जैसे ज़ोल्वेरिन की बात हो गई, या फिर फ्रेडरिक सोर्यू कौन है, ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये अलग से आपको याद करना है, इन पे एमसीक्यू बन सकता है। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट मेजरली ध्यान रखना है। तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, मेजरली अगर हेडिंग्स में आपको बांटना है तो देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी 3 हेडिंग्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, जो हमारी मेजर हेडिंग्स बन सकती हैं क्वेश्चंस में। तो ऐसे ही, या फिर फैक्ट वाइज आप बन सकती हैं कि आइडियोलॉजीज क्या थी, टाइमलाइन, कौन सी टेरिटरीज है। ये जेनरिक बातें हैं जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो और अपने आंसर को और उसे अच्छा बना सकते हो। तो देखो ऐसे ही करते करते हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू। तो ऐसे ही आगे और वीडियोस भी हैं जिनमें आप क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे। अब हमने चैप्टर की रिवीजन तो की ही, पर ये क्वेश्चंस जब आप देखोगे, बुक पढ़ोगे वापस से, तो आपको याद आएगा कि कीर्ति मैम ने तो ये क्वेश्चन पढ़ाया था, हमें ऐसे पढ़ना है। और इसमें स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। आप इन सब स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो में, जिससे आप रिवाइज भी कर सको। थैंक यू सो मच। आप जो बच्चा इस टाइम तक इस वीडियो में बना रहा, आई एम प्रिटी श्योर यू आर वेरी सीरियस, यू आर वेरी 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 सीरियस फॉर योर स्टडीज। आप बहुत ईगर हो सीखने के, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू टू स्टे, यू हैव स्टेड इन दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। तो आप पक्का लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि आपकी अटेंशन स्पैन बहुत कम है आप लोगों की। जो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, दे प्रूव्ड मी राइट दैट दे आर
वेरी सीरियस स्टूडेंट्स अप फॉर रिविजन, और ऐसे बच्चों के लिए ही मैं आगे भी ऐसी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वो पढ़ूंगी, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।